हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस जो है उसके बारे में जानने जा रहे हैं, क्योंकि ये जून में न्यूज़ में था। क्योंकि कर्नाटका में जो है बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने तुलु लैंग्वेज को जो है शेड्यूल 8 में इंक्लूड करने का डिमांड कर रहा था। इसी के लिए ये न्यूज़ में था। तो इसको जानने से पहले हम लोग पूरा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा इंडियन लैंग्वेज जो कि कल्चर का पार्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में ये मेंशन है, किस पार्ट में मेंशन है, और शेड्यूल 8 क्या है, क्यों डिमांड कर रहा है, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो आप कि इंडियन लैंग्वेज जो भी है, इंडिया में जितने भी तरह के लैंग्वेज है उसको मेजरली जो है 6 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, यानी ग्रुप कर दिया, क्लासीफाई कर दिया गया। तो पहला ग्रुप जो है उसमें इंडो आर्यन ग्रुप, इसमें से लगभग आप देखोगे जितना भी लैंग्वेज है उसका 70% जितना पॉपुलेशन है इंडिया का उसका 74% लोग लगभग इंडो आर्यन ग्रुप लैंग्वेज को बोलते हैं। फिर उसके बाद में आ गया द्रविडियन ग्रुप, जो कि साउथ इंडिया वाले पार्ट हो गया, जिसमें कि लगभग 25% पॉपुलेशन जो है इंडिया का द्रविडियन ग्रुप लैंग्वेज को स्पीक करती है, यानी बोलती है। फिर सीनो तिब्बतन ग्रुप हो गया, फिर उसी तरह से नेग्रोइड ग्रुप हो गया, फिर ऑस्ट्रिक ग्रुप हो गया, फिर अदर्स। इस तरह से 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे तुलु लैंग्वेज का जो डिमांड हो रहा है वो द्रविडियन ग्रुप का लैंग्वेज है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका हम लोग थोड़ा हिस्ट्री जानने के बारे में देखते हैं कि हिस्ट्री किस तरीके से यानी इवॉल्व हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज जो आज हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस तरीके से आया। तो आप सबसे पहले मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट कर रहे थे तो वो था, उन्होंने तो सबसे पहले नेशनल लैंग्वेज का जो कंसेप्ट था नेशनल लैंग्वेज का कि कोई एक नेशनल लैंग्वेज होगा, तो इसको तो सीधे रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने। सारे लीडर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ द लीडर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया, उन्होंने बोला कि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो इसलिए कोई एक लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं होगा, इसलिए नेशनल लैंग्वेज का तो रिजेक्ट हो गया। तो अब बचा लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्क करेगी यानी ऑफिशियल वर्क करेगी, तो ये किस लैंग्वेज में होगा। यानी जो मान लो आप एक्ट पास कर रही है या कोई सर्कुलर इशू कर रही है या गवर्नमेंट कोई भी फंक्शन कर रही है, कोई भी वर्क कर रही है, तो वो किस लैंग्वेज में होगा। तो इसका बात कर रहा था। इसका क्वेश्चन अब आने लगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा और लिंक लैंग्वेज क्या होगा। लिंक लैंग्वेज कहने का मतलब ये चीज़ कि अगर सेंटर जो है स्टेट के साथ अगर कम्युनिकेट करती है तो स्टेट के साथ किस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करेगी, हिंदी में करेगी या इंग्लिश में करेगी। तो इसके लिए 2 कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहा था, यानी 2 लैंग्वेज आ रहा था सामने। क्या इंग्लिश होगा जो कंटिन्यू उसी समय से था, यानी ब्रिटिशर्स के ही समय था इंग्लिश, और इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। इस दोनों पे डिबेट आ रहा था। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लीडर इंक्लूडिंग गांधी जी और नेहरू जी, ये इन्होंने सारे लोग जो है ये इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कि ये लोग सारे एक मत थे कि हाँ इंग्लिश को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगा। तो ये चाहते थे उससे स्विच ओवर करना। जैसा कि देख सकते हो 1937 में नेहरू जी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज। इसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इंडिया का इंडिपेंडेंट होने के बाद, वो जो होगा प्रोविंशियल लैंग्वेज ही होगा, प्रोविंशियल लैंग्वेज होगा। उसी तरीके से गांधी जी ने बोला कि ठीक है इंग्लिश जो है, इंग्लिश में लिटरेरी वर्क अच्छा है, उसमें डेवलप्ड है, साइंस वर्क डेवलप्ड है, अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में डेवलप्ड है। लेकिन फिर इंग्लिश की हेल्प से जो है, यानी एक वर्ल्ड का लैंग्वेज है, कनेक्ट करने के लिए वर्ल्ड का लैंग्वेज है वो, यानी लोग आपस में जुड़ सकते हैं वर्ल्ड के लोग इंग्लिश की हेल्प से, और वेस्टर्न आइडिया को लोग इनकलकेट कर सकते हैं अपने अंदर। लेकिन फिर भी इंग्लिश जो है ये मासेस को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आम आदमी जो है वो इंग्लिश नहीं जानता है, तो इसलिए मासेस को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए इस तरीके से जो है अधिकतर लीडर जो है यानी रिजेक्ट कर दिया इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। इसलिए इंग्लिश तो अब ख़त्म हो गया। अब बच रहा था सामने हिंदी या हिंदुस्तानी। हिंदी को बनाना ऑफिशियल लैंग्वेज या तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को बनाना है। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज क्या होता है? हिंदुस्तानी सिंपल एक, यानी समझो एक लिंगुआ फ्रैंका है। लिंगुआ फ्रैंका कहने का मतलब लिंगुआ फ्रैंका कहने का मतलब ये हुआ कि जो कनेक्टिंग लैंग्वेज होता है, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इंग्लिश आप देख लो, तो इंग्लिश में आप यानी मान लो एक साउथ का कोई बंदा है, एक नॉर्थ इंडियन कोई बंदा है, तो ये मान लो साउथ वाले जो है वो कोई बंदा है वो हिंदी नहीं जानता है, तो आप उससे कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे। तो उसके लिए क्या होता है, कोई एक लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि दोनों जानता है, यानी ब्रिज का काम करता है। वो हो गया जैसे इंग्लिश,
तो इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर पाते हो। उसी तरीके से हिंदुस्तानी जो था, हिंदुस्तानी में क्या था, हिंदी और उर्दू दोनों का मिक्स था। ये लैंग्वेज को यानी एडवोकेट कर रहा था कि या हिंदी होगा या तो हिंदुस्तानी होगा। ये दोनों पे अब क्वेश्चन उठ रहा था कि ये दोनों में से किस लैंग्वेज को चूज किया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का। अब हिंदी और हिंदुस्तानी में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लीडर जो थे वो हिंदी के पक्ष में थे। वहीं पे नेहरू जी जो है वो हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। तो उसमें से देखोगे ज़्यादातर अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया वाले लीडर देखोगे तो वो भी हिंदी के ही सपोर्ट में थे। वो इसीलिए सपोर्ट में थे हिंदी के, क्योंकि वो ये मान करके चल रहे थे कि ज़्यादातर जो इंडिया में लैंग्वेज बोले जाने वाला है वो है हिंदी, इसलिए वो लोग हिंदी के सपोर्ट में थे। जैसे कि आप देख सकते हो लोकमान्य तिलक हो गए, गांधी जी हो गए, श्री राजगोपालाचारी हो गए, फिर सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार पटेल, ये सब जो थे हिंदी का सपोर्टर थे। वहीं पे जो है नेहरू जी जो थे वो हिंदुस्तानी के सपोर्टर थे, यानी वो हिंदुस्तानी को चाहते थे कि हिंदुस्तानी होना चाहिए। गांधी जी भी हिंदुस्तानी ही कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते थे, वो चाहे देवनागरी स्क्रिप्ट में हो या तो उर्दू स्क्रिप्ट में हो। यानी ये दोनों चाहते थे कि हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तानी ऑफिशियल लैंग्वेज हो या तो देवनागरी स्क्रिप्ट में हो या तो उर्दू स्क्रिप्ट में हो। अब हिंदुस्तानी का देख सकते हो कि आप 1925 में जो है कांग्रेस ने एक यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है अमेंड किया, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया कांग्रेस ने, और उसमें ये डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तानी जो होगा वो कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी जो वर्किंग लैंग्वेज होगा वो हिंदुस्तानी होगा, और जो अनेबल टू स्पीक हिंदुस्तानी है यानी जो हिंदुस्तानी स्पीक नहीं कर पाएगा उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज रखा गया था, या तो कोई भी प्रोविंशियल लैंग्वेज बोला जाएगा यानी यूज करेगा वो। फिर उसी तरीके से अगर आप देखोगे नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में यानी रखा गया था, उसमें भी ये बोला गया था कि हिंदुस्तानी जो होगा वो यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, जो कि देवनागरी या उर्दू स्क्रिप्ट में होगा, वही कॉमन लैंग्वेज होगा इंडिया का। बट द यूज ऑफ इंग्लिश वुड बी कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। यहाँ भी ये बोला गया कि इंग्लिश जो है लेकिन कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अब क्या होता है कि पार्टीशन को अनाउंस कर दिया जाता है 3 जून 1947 को। पार्टीशन को अनाउंस कर दिया जाता है। उसके बाद में जो मुस्लिम यानी पाकिस्तान वाले जो सपोर्टर होते हैं वहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यानी जिन्नल डिक्लेयर कर देते हैं कि जो पाकिस्तान का जो लैंग्वेज होगा उर्दू होगा, एज ए नेशनल लैंग्वेज होगा। तो उसके बाद जो हिंदी सपोर्टर जो होते हैं वो और ज़्यादा इसको बढ़ा करके दिखाने लगते हैं कि जब उर्दू के ही बेसिस पे क्या हो रहा है, यानी सेपरेशन हो रहा है, यानी पार्टीशन हो रहा है, इसलिए उसे बोला जाता है कि उर्दू जो है सिंबल ऑफ सेसेशन है। इसलिए अब जो है लोग विरोध करने लगता है हिंदुस्तानी का, और उसके बाद में अब बोला जाता है कि हिंदी ही होगा ऑफिशियल लैंग्वेज और देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा। लोग डिमांड करने लगता है। बाद में फिर वोटिंग किया जाता है। वोटिंग में जो है हिंदी को ज़्यादा वोट मिलता है और हिंदी एज ए इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन ये नेशनल लैंग्वेज नहीं होगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ यानी करता है जो हिंदी का सपोर्टर होता है, यानी वो लोग भी डिमांड करता है कि यानी जो हिंदी सपोर्टर लोग होते हैं यानी जो लीडर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन बाद में वो भी एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी। तो ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हिंदी जो होगा यानी इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इंडिया का। अब ये तो डिसाइड हो गया कि हिंदी या हिंदुस्तानी में कौन सा होगा, तो हिंदी विथ इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये तो चूज कर लिया गया कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। लेकिन अब क्वेश्चन उठ रहा था टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम मीन्स जब जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है वहाँ पे जो यानी हिंदी बोलना नहीं जानते हैं तो उनको पहले सीखना पड़ेगा ना हिंदी, तो तब तक के लिए क्या लैंग्वेज होगा, तो उस समय के लिए इंग्लिश रखा जा रहा था कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज होगा। लेकिन जो हिंदी सपोर्टर्स थे, हिंदी सपोर्टर्स लीडर थे, वो चाहते थे कि इमीडिएट स्विच ओवर हो इंग्लिश से हिंदी पे, यानी इंग्लिश को अब बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और हिंदी पे रिप्लेस कर देना चाहिए, यानी हिंदी ही सोल लैंग्वेज होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। लेकिन कुछ लोग जो थे, ये जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया के लोग थे, वो चाहते थे कि नहीं, इंग्लिश जो है भले इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं बल्कि कुछ समय के लिए यानी कुछ टाइम फ्रेम के लिए होना चाहिए इंग्लिश, तब तक जो है ग्रेजुअल यानी ट्रांजिशन होगा हिंदी पे, ताकि लोग सीख जाएंगे तब तक हिंदी और उसके बाद स्विच ओवर हो जाएगा हिंदी पे। तो इसमें से नेहरू चाहते थे यानी चाचा नेहरू चाहते थे कि हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज हो, एडिशनल यानी हो ऑफिशियल लैंग्वेज हो कुछ टाइम फ्रेम के लिए, ताकि ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो हिंदी लैंग्वेज पे। तो इस तरीके से जो है इंग्लिश को एज ए एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न प्रोवाइड कर दिया जाता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट विथ इंटरनेशनल न्यूमरल, यानी न्यूमरल जो होगा यानी नंबर जो होगा वो
न्यूमरल यानी जो होगा इंटरनेशनल वाला है कि 1 2 3 इस तरीके से। आप ये 1 2 3 इस तरह से था ना, कि आप हिंदी वाला देखोगे इस तरह से होता था, तो इस वाले में नहीं होगा, देवनागरी वाले में नहीं होगा न्यूमरल, वो रेदर इंटरनेशनल न्यूमरल में ही होगा। यानी नंबर सिस्टम जो होगा वो आपका इंटरनेशनल न्यूमरल में होगा, वो इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। इंग्लिश जो होगा कंटिन्यू फॉर यूज इन ऑल ऑफिशियल पर्पस, यानी जो भी ऑफिशियल पर्पस है, यानी जो भी यानी आज़ादी से पहले यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जिस भी पर्पस के लिए यूज होता था इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ पे अभी भी इंग्लिश ही यूज होगा टिल 1965 तक, यानी 15 साल तक। यानी जब से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ है, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 1965 तक ये जो है इंग्लिश जो है एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। और धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली इन फेज मैनर में जो है हिंदी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और 1965 के बाद जो है हिंदी जो है सोल ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा। और पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया कि अगर चाहे पार्लियामेंट तो 1965 के बाद भी इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकता है एज ए एडिशनल लैंग्वेज। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये सोचा था कि 1965 तक जो है धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली जो है यानी एजुकेशन के हेल्प से और उसमें और भी वर्क का डेवलपमेंट किया जाएगा हिंदी लैंग्वेज में, इस तरीके से जैसे लिटरेरी डेवलपमेंट होगा, उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी उस लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज में बुक रिटर्न किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे जो नॉन हिंदी एरिया है वहाँ पे लोगों को हिंदी सीख जाएगा। इस तरह से जो है ग्रेजुअली जो है यानी हिंदी जो है आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा था। और एजुकेशन जो होता है बहुत ही स्लो पेस से यानी ग्रो करता है, इसके कारण से जो है। और दूसरा ये भी होता है कि जो हिंदी का सपोर्टर थे वो उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा यानी परसुएसन के बजाय जो है वो फोर्सफुल एक्शन अपनाने लगे, यानी हिंदी को इम्पोज करने के लिए। इसके कारण से एक डर उठने लगा, जो नॉन हिंदी एरिया था, नॉन हिंदी एरिया स्पीकिंग एरिया था, उसमें लोगों को डर उठने लगा कि उनको जो है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ये सब में जो है डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। इसलिए जो है काउंटर मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है हिंदी के अगेंस्ट। यानी आप देखोगे हिंदी में बहुत सारे वीकनेसेस था उस समय पे। जैसे देखोगे हिंदी में जो है कोई सोशल साइंस में कोई यानी डेवलपमेंट नहीं था, साइंटिफिक राइटिंग नहीं था। फिर उसी तरीके से 1950s के आसपास देखोगे, एग्जांपल के लिए अगर देखोगे तो हार्डली कोई एकेडमिक जर्नल्स हुआ करता था हिंदी में आउटसाइड द लिटरेरी फील्ड। इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग हिंदी एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन हायर एजुकेशन, यानी जर्नलिज्म एंड सो ऑन, यानी जो हिंदी लीडर्स थे यानी ये सब में जर्नलिज्म में डेवलप करने के, हिंदी को डेवलप करने के बजाय कम्युनिकेशन हायर एजुकेशन में डेवलप करने के बजाय ये जो है यानी वो इस चीज़ पे जुड़े हुए थे कि किसी तरीके से हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना है, डिक्लेयर कर देना है। तो इसके कारण से लोगों में डर उठने लगा था, जो यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया के लोग थे, कि वो जॉब किस तरीके से कर पाएंगे, उनका एजुकेशन किस तरीके से, जब एजुकेशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज जानते ही नहीं थे। तो अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा हिंदी लैंग्वेज में, तो अगर जॉब उसी में मिल रहा है हिंदी लैंग्वेज से ही अगर सिलेक्शन किया जाएगा तो क्या होगा, उन लोगों को डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है। अब दूसरा चीज़ ये भी हो रहा था कि जो हिंदी स्पीकिंग लीडर थे यानी जो सपोर्टर थे हिंदी को, वो जो है यानी इसको और ज़्यादा सिंपल करने के बजाय, यानी लैंग्वेज को, हिंदी को और ज़्यादा सिंपल करने के बजाय वो क्या कर रहे थे, संस्कृताइज कर रहे थे, लैंग्वेज को संस्कृताइज कर रहे थे। और बहुत ही यानी इस नाम पे कर रहे थे कि प्योरिटी लैंग्वेज को बचा रहे हैं। यानी वो ये चाहते थे कि जो यानी फॉरेन रूलर के आने से जो है अपना हिंदी लैंग्वेज जो है इम्प्योर हो गया, इसलिए वो संस्कृताइज करने लगे, यानी भारी भारी वर्ड को यूज करने लगे हिंदी में, भारी भारी वर्ड को यूज करने लगे। इवन आप देखोगे कि ऑल इंडिया रेडियो जो था ये जब यानी ब्रॉडकास्टिंग करता था तो ऐसा ऐसा वर्ड को यूज करने लगा, हिंदी में ही ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था तो ऐसा ऐसा वर्ड को यूज करने लगा कि लोग स्विच ऑफ कर देते थे, यानी टर्न ऑफ कर देते थे रेडियो को और बंद कर देते थे। यानी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था इस तरह का लैंग्वेज। इवन जो है यानी आप देखोगे तो यानी नेहरू जी जो हैं वो एक बार पार्लियामेंट में उन्होंने ये बोला कि मैं अपना खुद का स्पीच को जब सुन रहा था रेडियो पे तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से लोगों में यानी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया के लोग थे उनमें यानी हिंदी से जुड़ने के बजाय वो जो है उनमें एक डर पैदा होने लगा। जैसे कि अभी आप देखोगे यूपीएससी में ही अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन देखोगे तो इतना यानी इतना हाई लेवल का हिंदी लिखा रहता है कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि क्या लिखा हुआ है।
अगर आप आर्टिकल 344 का क्लाउज 1 और 2 देखोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो जब से कमेंसमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके एंड में यानी उसके 5 साल के एंड होने पे, यानी 1950 में हुआ था तो 1955 में जो है प्रेसिडेंट जो है यानी एक कमीशन को यानी अपॉइंट करेगा, यानी कमेटी को अपॉइंट करेगा, जिसमें जो मेंबर होंगे, एक जो होगा एक चेयरमैन होगा, और जो जितने भी यानी शेड्यूल 8 में जितना लैंग्वेज है उससे जो एसोसिएटेड मेंबर है उससे एक पर्सन होगा। यानी टोटल जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूट करोगे तो इनिशियली तो 14 लैंग्वेज था शेड्यूल 8 में, लेकिन अभी जो देखोगे 22 गो है, यानी 22 लैंग्वेज है उसके अंदर शेड्यूल 8 में। तो अभी आप अगर कॉन्स्टिट्यूट करोगे तो 22 + 1 यानी 23 मेंबर का एक कमीशन बनेगा, उसको यानी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी किस तरीके से हिंदी को प्रमोट करना है और इंग्लिश पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है और भी उससे एसोसिएटेड इशू, इसके लिए एक प्रोविज़न दिया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 344 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कमेटी होगी इसका जो रिपोर्ट होगा वो ये उसको एग्जामिन करने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसमें 30 मेंबर होंगे, 20 होंगे यानी लोकसभा से, 10 होंगे राज्यसभा से, जो कि इलेक्टेड होंगे। अब ये जो है फिर अपना रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट जो है अकॉर्डिंगली यानी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन लेंगे यानी ऑर्डर इशू करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए जो है एक कमीशन यानी अपॉइंट किया गया था 1958 में, द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जो कि सेटअप किया गया था 1955 में, और उसने जो है रिपोर्ट अपना दिया था 1956 में। और इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो है अब हिंदी को जो है यानी प्रोग्रेसिवली यूज बढ़ाना चाहिए और इंग्लिश पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, और फाइनली जा कर के 1965 में इंग्लिश को कम्प्लीटली उसको हटा देना चाहिए। तो इस तरीके का इसने रिकमेंडेशन दिया, और इसमें से 2 मेंबर थे जो कि थे सुनीति कुमार चटर्जी और पी सुब्रमण्यन। इन्होंने जो है, लेकिन ये अगेंस्ट में थे, ये जो रिकमेंडेशन था ये कमेटी के ही मेंबर थे, लेकिन ये इन्होंने डिसेंटिंग आर्गूमेंट दिए थे। इन्होंने बोला था कि जो यानी मेंबर हैं वो जो है प्रो हिंदी बायस हैं, यानी हिंदी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और एंड आस्क्ड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश, इन्होंने बोला कि इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहिए। आयरनिकली अगर आप देखोगे तो जो सुनीति कुमार चटर्जी जो प्रोफेसर थे, वो जो थे हिंदी प्रचारणी सभा जो बंगाल में था उसका वो इंचार्ज थे, अब फिर भी ये विरोध कर रहे थे हिंदी का। अब फिर अगर आप देखोगे कमीशन का रिपोर्ट को कौन एग्जामिन करेगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री इसको जो है एग्जामिन करता है, रिव्यू करता है, और उसके अंदर फिर ये अपना रिकमेंडेशन को यानी प्रेसिडेंट के पास देता है। प्रेसिडेंट इसको यानी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया अप्रैल 1960 में, और इन्होंने ये बताया कि हिंदी जो है प्रिंसिपल लैंग्वेज होगा यानी सोल लैंग्वेज होगा आफ्टर 1965, लेकिन इंग्लिश भी जो है एज ए एसोसिएट लैंग्वेज रहेगा बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का। और उसके बाद में इन्होंने ये भी बोला था कि हिंदी जो है अल्टरनेटिव मीडियम बनेगा यूपीएससी का, यानी यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है अब हिंदी में भी होगा, इन्होंने ये अनाउंस किया। और लेकिन प्रेजेंटली अभी यानी उसको कंसिडर किया जाएगा कि अल्टरनेटिव मीडियम जो होगा हिंदी, यानी अभी तक जो हो रहा था इंग्लिश में ही केवल यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, लेकिन इस ऑर्डर में ये बोला गया कि अब जो है हिंदी में भी यूपीएससी एग्ज़ाम होगा कुछ समय के बाद। लेकिन प्रेजेंटली अभी जो है केवल ये बोला गया कि जो है हिंदी को केवल क्वालिफाइंग सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया कि हिंदी जो होगा केवल क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होगा। तो ये ऑर्डर इशू होने के बाद प्रेसिडेंट जैसे ही ऑर्डर इशू करते हैं उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स लेती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे हिंदी डायरेक्टरेट पब्लिकेशन सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश किया जाता है, एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाता है। उसी तरीके से स्टैंडर्ड वर्क जो होता है हिंदी में उसको पब्लिश किया जाता है। फिर उसी तरीके से जो है यानी डिफरेंट फील्ड के जो है यानी इंग्लिश में जो है और भी दूसरे लैंग्वेज में उसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है उसको कंपलसरी ट्रेनिंग कर दिया जाता है हिंदी में, और ट्रांसलेशन ऑफ मेजर टेक्स्ट ऑफ लॉ इनटू हिंदी, और जो भी लॉ यानी डिफरेंट लॉ है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। एंड प्रमोशन ऑफ देयर यूज बाय कोर्ट में प्रमोट किया जाता है हिंदी को यूज करने के लिए। अब इस तरीके का जो मेजर्स लिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, इससे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले लोग थे, नॉन हिंदी एरिया वाले लोग जो थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन यानी सस्पेशन उठने लगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। इसलिए मार्च 1958 में जो है सी राजगोपालाचारी जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे यानी रह चुके थे हिंदी प्रचारणी सभा के साउथ में, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हिंदी जो है
उतना ही फॉरेन है यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए, जितना कि इंग्लिश जो है हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए है फॉरेन। और वहीं पे जो हिंदी के सपोर्टर थे, दो यानी मेजर हिंदी सपोर्टर्स थे, जैसे कि पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए, सेठ गोविंद दास हो गए। इन्होंने जो है जॉइंट पार्लिया कमेटी पे ही यानी एक्यूज कर दिया, यानी आरोप लगा दिया कि ये प्रो इंग्लिश है, यानी बायस है, यानी इंग्लिश को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। मैनी ऑफ द हिंदी लीडर्स ऑल्सो अटैक नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी इन्होंने इन पे भी आरोप लगाया कि ये इंग्लिश यानी प्रो इंग्लिश बायस हैं, यानी क्यों इतना यानी डिले कर रहा है कि इंग्लिश को रिप्लेस करने में हिंदी से। फिर उसी तरीके से 1957 में अगर आप देखोगे, डॉक्टर लोहिया यानी राम मनोहर लोहिया जो थे, उनका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ जो है उन्होंने एक मिलिटेंट मूवमेंट लॉन्च कर दिया है, जो कि डिमांड करने लगा कि इमीडिएट यानी रिप्लेसमेंट होना चाहिए इंग्लिश को हिंदी से, यानी इंग्लिश को रिप्लेस कर देना चाहिए हिंदी से। वन ऑफ द एजुकेशनल मेथड अडोप्टेड बाय फॉलोअर वाज, इसमें से एक मेथड इन्होंने यूज किया क्या कि जो इंग्लिश में जो भी साइन बोर्ड होता था उसको डिफेस कर देना, यानी उसको मिटा देना, यानी पोत देना उसको। उसी तरीके से फिर पार्लियामेंट में 7 अगस्त 1959 को इसी फियर को अलाई करने के लिए, यानी दूर करने के लिए जो है नेहरू जी जो हैं वो यानी पार्लियामेंट में एक स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगा, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले लोग चाहते हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया वाले लोग जब तक चाहें इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी चीज़ को फिर उन्होंने 4 सितंबर 1959 को उन्होंने फिर से इसी चीज़ को दोहराया। अब इसी चीज़ को जो उन्होंने यानी कमिटमेंट दिया था यानी पार्लियामेंट में, उसी को यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए भले ही थोड़ा डिले हो गया था, क्योंकि इंडिया चाइना वार हो गया था 1962 में, और भी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स हो गया था, नहीं कुछ यानी उससे लीडर जो है स्प्लिट होने लगा था कांग्रेस में, उसके कारण से जो है डिले हो गया था। तो फिर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1963 में पास कर दिया जाता था, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था यानी पार्लियामेंट में कि इंग्लिश जो है तब तक रहेगा जब तक कि नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया वाले लोग चाहते हैं। तो इसी को यानी प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास करते हैं 1963 में। और इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि 1965 के बाद से जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी इंग्लिश कंटिन्यू नहीं रहेगा और पार्लियामेंट अगर चाहे तो कंटिन्यू रख सकती है, तो इसमें जो है यानी ये इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था। और लेकिन फिर भी जो है नॉन हिंदी ग्रुप्स जो था यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग ग्रुप था, उसमें जो है फिर वो लोग प्रोटेस्ट करते रहे, फिर भी प्रोटेस्ट करते रहे। इसका एक कारण ये था कि जो लॉ यानी पास किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, उसमें जो वर्ड यूज किया गया था मे यूज किया गया था। मे मीन्स हो गया कि यानी हटा भी सकता है, रह भी सकता है, यानी मे है, यानी सेल नहीं था। वो लोग चाहते थे सेल और मे में ये डिफरेंस है कि सेल मीन्स हो गया कि रहेगा ही रहेगा, यानी कंप्लीट यानी दे रहा है एश्योरेंस कि हाँ रहेगा ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। लेकिन मे का मतलब ये हो गया कि ख़त्म भी कर सकता है, उसको हटा भी सकता है। तो डर ये था कि ठीक है नेहरू तो जब तक हैं तब तक तो ठीक है कि हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन नेहरू के जाने के बाद क्या होगा कि अगर कोई दूसरा लीडर आता है तो वो क्या करेगा, वो अगर रिप्लेस कर दिया तो इस चीज़ को लेकर के डर था नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया वाले लोगों में। और फाइनली जो है जून 1964 में चाचा नेहरू का डेथ हो जाता है और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और उन्होंने आते के ही साथ यानी उन्होंने हेस्टी स्टेप्स लिया कि सबसे पहले उन्होंने सर्कुलर इशू करवा दिया, गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू कर दिया कि सारे मिनिस्ट्री को ये बोला गया कि पूरा ग्राउंड प्रिपेयर करो ताकि हिंदी को अब इम्प्लीमेंट किया जा सके, यानी इंग्लिश से अब हिंदी पे शिफ्ट करना है। इसके लिए जो है इंस्ट्रक्शन भी यानी दे दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है और गिवन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स correspondence would be state with the state would be in हिंदी, यानी स्टेट गवर्नमेंट को सारे स्टेट गवर्नमेंट को यानी एक इंस्ट्रक्शन भेज दिया गया, सर्कुलर इशू कर दिया गया कि जो यानी कम्युनिकेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी लिंक लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी होगा, यानी वो हिंदी में कम्युनिकेट किया जाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कम्युनिकेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वो हिंदी में होगी, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश यानी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया जाएगा, लेकिन हिंदी में ही ये लैंग्वेज होगा, कम्युनिकेशन होगा। यानी लाल बहादुर शास्त्री जो थे उतना यानी सिंपैथेटिक नहीं थे जितना कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे, यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया वाले लोगों से उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे जितना कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इन्होंने जो है लाल बहादुर शास्त्री ये तो सर्कुलर इशू कराया है, साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि अब जो है यूपीएससी में जो है यानी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो है हिंदी को एज ए अल्टरनेट मीडियम भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके कारण से जो यानी
नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया के वाले जो स्टूडेंट था उसमें एक यानी अप्रीहेंशन क्रिएट होने लगा कि जो इसमें जो यानी मदर टंग वाले जो लैंग्वेज होगा, यानी ये तो मदर टंग में नहीं दे रहे थे, वो तो हिंदी इंग्लिश में दे रहे थे, तो ये तो मदर टंग नहीं था। तो ये जो यानी हिंदी में जो यानी मदर टंग में जो एग्ज़ाम देगा वो ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू जो इंग्लिश में दे रहे हैं, और उसके कारण से जो है उनको जॉब नहीं मिल पाएगा। इसके कारण से जो है यानी बाकी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है वहाँ पे और ज़्यादा प्रोटेस्ट तेज़ हो जाता है। अब पहले अगर देखोगे, अब जो प्रोटेस्ट हो रहा था यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे जो नेचर था अब वो चेंज हो गया था। अब ये लोग जो पहले डिमांड कर रहे थे कि स्लो पेस में होना चाहिए, यानी चेंज जो होना चाहिए वो स्लो पेस में होना चाहिए, यानी इंग्लिश से हिंदी पे शिफ्ट करना, तो अब जो ये डिमांड करने लगे अब पूरा नेचर चेंज हो गया। अब ये डिमांड करने लगे नहीं, परमानेंट होना चाहिए इंग्लिश, यानी इंग्लिश को हटाओ ही नहीं। अगर आप देखोगे तो डीएमके हो गया, फिर श्री राजगोपालाचारी हो गए, इन्होंने तो डिमांड करने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसमें जो है इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। फिर उसी तरीके से अगर आप देखोगे एज ऑफ 1965 अप्रोच, यानी जैसे से नज़दीक आने वाला था, यानी 26 जनवरी 1965 अब नज़दीक आने वाला था, इसी में यानी एंड होने वाला था, अब इंग्लिश लैंग्वेज चेंज होने वाला था हिंदी पे। तो जैसे ही 26 जनवरी 1965 ये नज़दीक आते जा रहा था तो लोगों में और ज़्यादा यानी गुस्सा बढ़ रहा था, और इसमें स्टूडेंट तो और ज़्यादा साथ हो गए क्योंकि उनको जॉब को यानी पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के अप्रीहेंशन होने लगा कि हिंदी अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा एज अल्टरनेटिव मीडियम तो सारा सीट तो हिंदी स्पीकिंग वाले लेकर के चले जाएंगे। तो इसके कारण से जो हो गया कि 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी को डे ऑफ मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया गया। एक स्लोगन रेज किया गया कि हिंदी नेवर इंग्लिश सेवर, और उसके में जो केवल और केवल इस कंसर्न को केवल और केवल जो सेंट्रल लीडर समझने वाली थी तो वो केवल थी इंदिरा गांधी, जो कि तुरंत उस समय जो थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थी, वो होल्ड कर रही थी। वो तुरंत वहाँ से जाती है यानी साउथ एरिया में जाती है, मद्रास जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे लोगों को ये आश्वासन देती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा और इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। अब वहीं पे अगर देखोगे हिंदी स्पीकिंग एरिया में भी प्रोटेस्ट हो जाता है, रेज हो जाता है। यहाँ पे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो गया और जनसंघ हो गया, ये सब यानी डिमांड करता है कि जल्दी से हिंदी को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन लोग इसके यानी इनके अथी को सपोर्ट नहीं करते हैं, पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसके कारण से ये ख़त्म हो जाता है। बाद में जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है अनाउंस करता है एक सीरीज ऑफ स्टेप विच वर टू फॉर्म द बेसिस ऑफ ए सेंट्रल इनैक्टमेंट इम्बडिंग कंसेशंस एंड विच लेड टू द विड्रॉवल ऑफ हिंदी एजुटेशन, और कुछ तरीके से यानी कंसेशन दिया जाता है जिसके कारण से फाइनली जो है हिंदी का एजुटेशन यानी हिंदी एरिया वाले की तरफ से जो एजुटेशन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, वो फाइनली ख़त्म हो जाता है। और इनैक्टमेंट वाज डिलेड बिकॉज ऑफ द इंडो पाकिस्तान वार 1965, लेकिन उसी समय जो होता है 1965 का वार हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान का वार हो जाता है। इसके कारण से सारे देश जो होता है एकजुट हो जाता है फिर से, और इस समय लोग भूल जाता है उस चीज़ को। और फाइनली जो है जनवरी 1966 को यानी लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो जाता है, और उसके इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। और 1967 का यानी इलेक्शन आने वाला भी रहता है, लेकिन फिर भी जो है यानी उसमें आप देखोगे तो इकोनॉमिक पोजीशन भी वीक हो रहा था, कांग्रेस का भी पोजीशन पार्लियामेंट में वीक हो रहा था। फिर भी जो है इंदिरा गांधी एक बिल पास करती है, यानी 27 नवंबर को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करती है, और ये बिल पास हो जाता है 16 दिसंबर 1965 को। और ये बिल पास हो जाता है जिसमें कि इंग्लिश को जो है एसोसिएट लैंग्वेज बोल दिया जाता है, यूज ऑफ इंग्लिश एज एन एसोसिएट लैंग्वेज इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑफिशियल वर्क, यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कंटिन्यू रहेगा। और ऑफिशियल वर्क एट द सेंटर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंटर एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है उसके बीच में भी जो कम्युनिकेशन का जो यानी मीडियम जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा, एज लॉन्ग एज द नॉन हिंदी स्टेट वांटेड इट। आज ये तब तक होगा जब तक कि यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग जो एरिया वाले लोग हैं वो जब तक चाहते हैं, यानी पूरा वीटो पावर जो है नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया वाले लोगों पे दे दिया गया। इस तरीके से जो यानी बायलैंग्वेजम जो है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए अडॉप्ट कर लिया गया। और इसमें ये भी अडॉप्ट कर लिया गया, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया कि जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन जो है यानी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो अब हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ सारे रीजनल लैंग्वेज में भी कंडक्ट किया जाएगा, जो कि शेड्यूल लैंग्वेज में 8th शेड्यूल में मेंशन है। एंड ये भी बोला गया कि लेकिन कैंडिडेट को जो है एडिशनल लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। इसलिए आप देखोगे अभी कि यूपीएससी में जो है हिंदी और इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग पेपर है, और आप चाहो तो किसी भी लैंग्वेज में आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिख सकते हो।
और स्टेट को ये भी बोला गया कि स्टेट जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट करेगी। 3 लैंग्वेज फार्मूला कहने का मतलब ये होगा कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसमें जो है एक हिंदी लैंग्वेज को शामिल किया जाएगा, प्लस में जो वहाँ का एक मदर टंग होगा, प्लस में अदर यानी एक इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से 3 लैंग्वेज को शामिल कर दिया जाएगा। एक तो हिंदी लैंग्वेज शामिल किया जाएगा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, एक हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश और प्लस में जो एक मदर टंग होगा। तो इस तरीके से 3 लैंग्वेज हो गया। उसी तरीके से जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट होगा वहाँ पे एक नॉन हिंदी लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाएगा, प्लस में हिंदी और इंग्लिश होगा। ये नॉन हिंदी स्पीकिंग में मोस्टली जो है साउथ लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। फाइनली जो है 1967 में एक और स्टेप लिया जाता है, जो कि एजुकेशन कमीशन जो यानी कंस्टिट्यूट किया गया था 1966 में, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे लिया जाता है कि जो यूनिवर्सिटी में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा वो इंडियन लैंग्वेज में ही होगा। और इसके लिए जो है पावर दे दिया जाता है, यानी यूनिवर्सिटी को ही दे दिया जाता है पावर कि आप जो है इस पर चेंज करोगे, लेकिन आप टाइम फ्रेम खुद से डिसाइड करोगे, लेकिन कोई एक इंडियन लैंग्वेज में ही मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा हायर एजुकेशन में। और फाइनल ऑफ कंक्लूजन अगर देखोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे 1967 के बाद जो है जो लैंग्वेज का इशू था धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया। और फाइनली आप देखोगे कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ने जो अडॉप्ट किया था कि नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ की हेल्प से यानी इशू को सॉल्व करना है, वो कहीं ना कहीं इस पे खरा उतरा है। क्योंकि जब डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जा रहा था तो बहुत सारे लोग में ये यानी दे रहे थे आर्गूमेंट ये दे रहे थे कि इंडिया जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने से, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को करके दिखाया। और अगर आप अभी देखोगे प्रेजेंटली जो है यानी आप देखोगे एजुकेशन के माध्यम से हो गया, या आप मूवी के माध्यम से हो गया, या टीवी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो गया, टीवी के माध्यम से हो गया, फिल्म के माध्यम से हो गया, यानी और भी अदर मीडियम की हेल्प से जो है लोग क्या कर रहे हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में आप देखोगे कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया था वहाँ के लोग हिंदी बोलना सीख रहे हैं, और जो हिंदी स्पीकिंग एरिया वाले लोग थे वहाँ पे लोगों में अब जो है इंग्लिश वो सीख रहे हैं। क्योंकि इसका एक और भी कारण है कि प्राइवेट स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण से लोगों में इंग्लिश सीख रहे हैं। यानी इस तरीके से यानी अब जो है चेंज आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जो भी लैंग्वेज का ऑफिशियल लैंग्वेज का इशू था उस के बारे में हम लोगों ने भी जाना, यानी पूरा उसका हिस्ट्री के बारे में जाना कि इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज का। अब हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, उसके बारे में अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और उसका जो फिर करंट में आया है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करोगे तो उसमें पार्ट 17 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, जिसमें टोटल जो है आर्टिकल 343 से 351 तक इतना आर्टिकल्स है उसमें। ये जो है इसको जो है 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो पहला चैप्टर जो डील करता है वो यूनियन का लैंग्वेज क्या होगा उससे डील करता है, कि यूनियन पे यानी सेंटर का लैंग्वेज क्या होगा उसको डील करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा उससे डील करता है। तो पहला अगर इसका आर्टिकल 343 यहाँ पे देखते हैं तो आर्टिकल 343 इस चीज़ का बात करता है कि हिंदी जो होगा, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और इंटरनेशनल न्यूमरल, ये जो होगा क्या होगा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगा यूनियन का। तो हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी दी official language of the union, but the form of numerals is to be the official purpose of the union has to be international form of Indian numerals, यानी इंटरनेशनल फॉर्म जो होगा इंडियन न्यूमरल्स का उसी को यूज किया जाएगा, ना कि देवनागरी फॉर्म यूज किया जाएगा न्यूमरल में। However, for a period of 15 years from the commencement of the constitution, इंग्लिश जो होगा एसोसिएट लैंग्वेज होगा जो कि कंटिन्यू होगा, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था। यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है 1950 से पहले जिस भी पर्पज़ के लिए इंग्लिश यूज हो रहा था उस पर्पज़ के लिए यूज होगा टिल 1965 तक। लेकिन उसके बाद भी अगर कंटिन्यू रखना चाहता है तो पार्लियामेंट के ऊपर ये यानी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। और वहीं पे अगर इस पीरियड में अगर चाहे तो इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कंटिन्यू कर सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यानी दिया गया है प्रेसिडेंट के ऊपर। और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ऑर्डर के हेल्प से, ऑर्डर के थ्रू जो है देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 343 का क्लाउज नंबर 2 बोलता है। फिर उसी तरीके से आर्टिकल 343 क्लाउज 3 अगर देखोगे तो इसमें ये बोला गया है कि अगर 15 ईयर्स के बाद भी चाहे तो पार्लियामेंट जो है इंग्लिश को एज ए एसोसिएट लैंग्वेज रख सकता है और देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये आर्टिकल 343 क्लाउज 3 ये बात करता है। फिर उसी तरीके से ये भी बोला गया है कि आर्टिकल 344 और
का क्लाउज 1 और 2 देखोगे तो इसमें ये बोला गया कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स और 10 ईयर्स जो है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट जो होगा एक कमीशन अपॉइंट करेगी जो जिसमें कि एक चेयरमैन होगा और उतने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे जितने नंबर्स ऑफ लैंग्वेज है शेड्यूल 8 में मेंशन, उतने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उस लैंग्वेज से एसोसिएटेड, यानी उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी मेंबर्स होंगे उनको इस कमीशन में शामिल किया जाएगा। और वे ये रिकमेंड करेंगे कि प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और रिस्ट्रिक्शन ऑफ द हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी वो ये बताएंगे कि यानी इंग्लिश हिंदी का जो है प्रोग्रेसिव यूज किस तरीके से प्रमोट करना है, कब से करना है और इंग्लिश लैंग्वेज पे कब से रिस्ट्रिक्शन लगाना है। और उसी को जो है यानी ये जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसी को जो है रिव्यू किया जाएगा एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, जिसमें कि 20 लोकसभा का मेंबर होगा, 10 जो है राज्यसभा का मेंबर होगा, वो जो होगा इलेक्टेड होगा, जो कि आपस में ही मेंबर उसको इलेक्ट करके भेजेंगे। टू बी कंस्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, जो कमीशन रिकमेंड करेगी उसको एग्जामिन करेगा यानी रिव्यू करेगा। टू रिपोर्ट इट्स व्यू ऑन देम टू द प्रेसिडेंट हाउस, का ये जो अपना रिपोर्ट किसके पास देगा, प्रेसिडेंट के पास देगा। ये आर्टिकल 344 का क्लॉज नंबर 4 और 5 के अकॉर्डिंग है। फिर उसी तरीके से इसी को ध्यान में रखते हुए 1955 में जो कि हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BG खेर कमेटी। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इन 1956। द रिपोर्ट वाज एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने इसको एग्जामिन किया 1957 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गोविंद बल्लभ पंत। हाउएवर अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है वो इन्वेस्टाइज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो अपॉइंट नहीं किया गया है, यानी दूसरा जो अपॉइंट होना चाहिए था वो 1960 में अपॉइंट होना चाहिए था, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। फिर फाइनली जो है 1963 में वो हम लोगों ने देखा था कि 1963 में क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया जाता है और इसमें ये बोला जाता है कि जो इंग्लिश जो है कंटिन्यू रहेगा 1965 के बाद भी एडिशन टू हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूनियन, और जो भी पार्लियामेंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए यूज किया जाएगा। नोटेबली दिस एक्ट इनेबल्स द यूज ऑफ इंग्लिश इंडेफिनेटली विदाउट एनी लिमिट। फर्दर बाद में जो है इसका अमेंडमेंट किया जाता है 1967 में, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। और इसमें ये बोला जाता है कि हिंदी के अलावा जो है इंग्लिश यूज किया जाएगा इस पर्पज़ के लिए, रिजोल्यूशन के लिए, जनरल ऑर्डर के लिए, रूल्स, नोटिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स, प्रेस कम्युनिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स ऑफ द ऑफिशियल पेपर्स लेड बाय द बिफोर द पार्लियामेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड, लाइसेंस, परमिट्स, नोटिस, ये सब जो है इंग्लिश लैंग्वेज इसमें भी यूज किया जाएगा इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय कॉरपोरेशन और कंपनी ऑन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा इशू, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड वो जो करेगी इशू वो इंग्लिश में भी करेगी। अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे रीजनल लैंग्वेज का, यानी चैप्टर सेकंड जो है पार्ट 17 का चैप्टर सेकंड जो है रीजनल लैंग्वेज से डील करता है। लेकिन अगर आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया गया है कि किस स्टेट का कौन सा लैंग्वेज रहेगा। ये जो है इसके रिगार्डिंग कुछ फॉलोइंग प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है। 3 चीज़ में इसको पढ़ेंगे, 3 हेड्स में इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था यूनियन का अगर लैंग्वेज देखोगे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 343 और 344 आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो आर्टिकल 345, आर्टिकल 346 और 347 और 348 के बारे में पढ़ेंगे। तो रीजनल लैंग्वेज में सबसे पहले तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा स्टेट का, ये जो है इससे जो डील करता है वो डील करता है आर्टिकल 345। तो आर्टिकल 45 क्या बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, या एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी चाहे तो स्टेट रख सकता है। तो इसमें ये बोला गया है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो है मे अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट until that is done English is to be continue as official language of that state। यानी इसमें ये बोला गया है कि स्टेट चाहे तो एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज जो है उस स्टेट में जो भी यूज में हो रहा है उसको वो एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। और जब तक स्टेट लेजिस्लेचर अगर डिक्लेयर नहीं करता है तब तक जो लैंग्वेज रहेगा उस स्टेट का वो तब तक जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि कर्नाटका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में इसने डिक्लेयर अपना यानी एक्ट पास किया और इसने जो है कन्नड़ को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज शेड्यूल यानी
में है, सॉरी शेड्यूल 8 में है, उसी लैंग्वेज यानी शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज है उसी को यानी अडॉप्ट करेगा, उसी में से किसी एक को चूज करना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। वो चाहे तो कोई अदर लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल में आप अगर देख सकते हो, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसने जो है इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया है, जो कि इंग्लिश जो है शेड्यूल 8 में मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा स्टेट कौन कौन सा लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है। तो आंध्र प्रदेश देखोगे तेलुगु को अडॉप्ट किया, केरला मलयालम को, यानी जो ज़्यादा स्पीकिंग यानी पॉपुलेशन है उसे कंट्री स्टेट में, उसी को उसने अडॉप्ट किया। आसाम में असमीज हो गया, वेस्ट बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, 9 नॉर्दर्न स्टेट जो हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जो है हिंदी लैंग्वेज अडॉप्ट किया है। गुजरात है ये अडॉप्टेड हिंदी इन एडिशन टू गुजराती, यानी गुजरात में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो हिंदी है ही, साथ ही साथ गुजराती भी है। सिमिलरली गोवा भी जो है मराठी, उसके एडिशन में कोंकणी, इन एडिशन टू कोंकणी, कोंकणी उसका मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन एसोसिएट लैंग्वेज जो है मराठी भी है। जम्मू कश्मीर जो है अडॉप्ट किया उसी तरीके से उर्दू, ना कि कश्मीरी। ऑन द अदर हैंड सर्टेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसने इंग्लिश अडॉप्ट किया है। नोटेबली द चॉइस ऑफ द स्टेट इज नॉट लिमिटेड टू द लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज जो अडॉप्ट किया जाएगा स्टेट में नीड नॉट बी वन ऑफ द दोज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल, यानी जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज लिस्टेड है कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी में से किसी एक को अडॉप्ट करना है। स्टेट चाहे तो किसी को भी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हो त्रिपुरा ने अडॉप्ट किया कोक बोरोक, जो कि सीनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि शेड्यूल 8 में नहीं आता है। फिर पुडुचेरी जो है फ्रेंच लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है। मिजोरम जो है मिजो लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है। ये सब ध्यान में रखना है आपको। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 346। 346 जो है यानी डील करता है। तो पहला तो 345 हम लोगों ने देख लिया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा स्टेट का वो क्या होगा। अब जो है स्टेट है, मान लो कोई मान लो स्टेट है, मान लो एमपी मान लेता हूँ, एमपी है, तो एमपी क्या करेगी, दूसरे स्टेट के साथ भी कम्युनिकेट करेगी। मान लो यूपी के साथ कम्युनिकेट करेगी या और भी अदर स्टेट के साथ कम्युनिकेट करेगी। और क्या करेगी, सेंटर के साथ कम्युनिकेट करेगी। तो ये कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, उससे जो डील करता है वो आर्टिकल 346 डील करता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट, वन स्टेट एंड अनदर, और बिटवीन ए स्टेट एंड यूनियन, यानी जो यूनियन के बीच में के साथ जो कम्युनिकेशन होगा और दूसरे स्टेट के साथ जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए कौन सा लैंग्वेज अडॉप्ट करेगा। फॉर द टाइम बिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन का अभी के लिए जो है वो वही लिंक लैंग्वेज का काम करेगा यूनियन और स्टेट के बीच में और स्टेट के बीच में। यानी अभी के लिए जिसमें यानी कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये बोला गया कि अभी के लिए जो है यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन का यानी इंग्लिश, वही जो है क्या होगा, कम्युनिकेशन का लैंग्वेज होगा किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में और स्टेट के बीच में। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर चाहे तो आपस में एग्री करके इंग्लिश के बजाय वो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज कम्युनिकेशन में यूज कर सकता है। हिंदी फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन देमसेल्व्स, यानी आर्टिकल 346 इस चीज़ का बात करता है। इसके लिए एग्जांपल देख सकते हो आप, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि आपस में एग्रीमेंट करके ये लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए हिंदी यूज करते हैं। से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 देखोगे तो यहाँ पे ये बोला गया कि इंग्लिश शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द नॉन हिंदी स्टेट। इसमें ये बोला गया कि जो नॉन हिंदी स्टेट है और यूनियन के बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम होगा वो क्या होगा, वो इंग्लिश होगा। डेट इज द स्टेट हैव नॉट एडॉप्टेड हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। Further, where Hindi is used for communication between a Hindi and non-Hindi state, such communication in Hindi should be accompanied by English translation। यानी जिस भी स्टेट ने एग्रीमेंट करके आपस में हिंदी यूज कर रहा है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, तो उसके लिए हिंदी में तो कम्युनिकेशन होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसका अवेलेबल होना चाहिए, यानी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर क्या है, a special provision related to the language spoken by the section of population by the state। यानी इस प्रोविज़न को इंक्लूड इसलिए किया गया है ताकि जो लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट जो है माइनॉरिटी का उसको प्रोटेक्ट किया जा सके उस स्टेट में। इसमें ये बोला गया है कि किसी स्टेट में जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन को लैंग्वेज को अगर स्पीक कर रही है और प्रेसिडेंट को ये लगता है या डिमांड आता है कि उस लैंग्वेज को जो है पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट जो है डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को कि ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होगा उस स्टेट का।
तो ये इससे रिलेटेड इस प्रोविज़न को दिया गया है। फिर चैप्टर 3 जो डील करता है वो डील करता है कि जुडिशरी, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, यानी कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा, और जो लॉ जो फॉर्मेशन होगा, इनेक्टमेंट जो होगा लॉ का, वो किस लैंग्वेज में पब्लिश किया जाएगा, वो किस टेक्स्ट में पब्लिश किया जाएगा। तो उससे ये डील करता है चैप्टर 3। इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 348। इसमें ये बोला गया है कि जो लैंग्वेज यूज होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक्ट और बिल में जो यूज किया जाएगा लैंग्वेज, वो कौन सा लैंग्वेज यूज होगा। तो इसमें ये बताया गया कि जब तक पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं करती है तब तक जो लैंग्वेज यूज होगा उसमें जो है इंग्लिश ही यूज किया जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का और हर एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीडिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाएगा वो इंग्लिश ही यूज होगा, अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं करे। तो द ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ बिल, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन एंड बाय लॉ एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, ये भी क्या होगा, ये भी इंग्लिश में ही होगा। यानी जो भी एक्ट पास हो रहा है या बिल पास हो रहा है या रूल्स पब्लिश हो रहा है, नोटिफिकेशन निकल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, वो किस लैंग्वेज में होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। लेकिन अगर गवर्नर जो है स्टेट का प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट से अगर ऑथराइज करता है द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ इन दी हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, तो वो कर सकता है। यानी गवर्नर चाहे तो हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग में, यानी जिस भी स्टेट में वो हाई कोर्ट यानी उसका प्रिंसिपल बेंच लोकेटेड है, तो वहाँ का जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट से वो चाहे तो जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट का, या तो हिंदी जो है प्रोसीडिंग के लिए डिक्लेयर कर सकता है कि ये हिंदी प्रोसीडिंग के लिए केवल यूज होगा, ना कि जजमेंट के लिए। जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ये जो भी पास होगा हाई कोर्ट का वो हमेशा इंग्लिश में ही होगा। इन अदर वर्ड्स द जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट कंटिन्यू टू बी इन इंग्लिश अनटिल पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइड। ये जब तक पार्लियामेंट चेंज नहीं करती है तब तक जो है जजमेंट जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश विथ रिस्पेक्ट टू बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉ, यानी स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो यानी कोई भी लैंग्वेज को जो है बिल हो गया, एक्ट हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डर हो गया, रूल में ये लैंग्वेज को यूज कर सकती है इंग्लिश के अलावा, लेकिन उसका जो है ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में पब्लिश करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो है 1963 में जो एक्ट पास किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसमें ये बोला गया है ले डाउन दैट द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रेगुलेशन एंड बाय लॉ पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट आर डीम्ड टू बी ऑथोरेटिव टेक्स्ट, यानी प्रेसिडेंट के थ्रू जो है जो भी एक्ट यानी पार्लियामेंट से जो भी एक्ट हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डर ये सब पास होता है उसका जो है हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। फर्दर एवरी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इज टू बी अकम्पनीड बाय द हिंदी ट्रांसलेशन। यानी इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि जो भी यानी बिल पास किया जाएगा यानी इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल कराना पड़ेगा। सिमिलरली देयर इज टू बी हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ स्टेट एक्ट एंड ऑर्डिनेंस इन सर्टेन केसेस, यानी सर्टेन केसेस में हिंदी ट्रांसलेशन जो स्टेट एक्ट और ऑर्डिनेंस का भी हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल कराना पड़ेगा। द एक्ट ऑल्सो इनेबल द गवर्नर ऑफ स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट टू ऑथोराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर द जजमेंट, decrees and orders passed by the high court of the state but this should be accompanied by English translation। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट के प्रीवियस असेंट से यानी क्या कर सकता है कि प्रोसीडिंग जो होता है हाई कोर्ट का उसको दूसरे लैंग्वेज हिंदी या तो अदर ऑफिशियल लैंग्वेज में कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया इस एक्ट के थ्रू गवर्नर को एम्पावर कर दिया गया कि वो प्रीवियस असेंट जो है गवर्नर प्रेसिडेंट के असेंट के हेल्प से जो है चाहे तो जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ऑर्डर है, डिक्री है, इसको भी हिंदी लैंग्वेज या तो अदर ऑफिशियल लैंग्वेज में किया जा सकता है। लेकिन ये कंपलसरी कर दिया गया है कि उसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन कंपलसरी है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान इसमें जो है हिंदी यूज किया जाता है यानी जजमेंट के लिए। लेकिन जिस तरीके से यानी सुप्रीम कोर्ट का यानी जो है पार्लियामेंट ने अभी तक चेंज नहीं किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है केवल इंग्लिश ही लैंग्वेज यूज होगा। जिससे कि आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि 1971 में एक पिटिशनर जो था वो यानी हिंदी लैंग्वेज में जो है हबिस कॉर्पस पिटिशन को
फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को कैंसिल कर दिया था ये ग्राउंड पे कि ये जो है फाइल करना हिंदी में जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो है इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है केवल और केवल इंग्लिश में ही अलाउ करती है सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना। तो उसे और अगर फर्दर प्रोविज़न देखोगे तो द अथॉरिटीव ट्रांसलेशन सेंट्रल लॉ एक्ट ऑफ 1973 ये बोलता है कि डेट ट्रांसलेशन इन एनी रीजनल लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8 शेड्यूल टू बी कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन हिंदी ऑफ द सेंट्रल एक्ट ऑर्डिनेंस एंड अदर रूल एंड बाय लॉ पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल गैजेट इज डीम्ड टू बी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ देयर ऑफ इन सच लैंग्वेज। यानी जो भी ट्रांसलेशन किया जाएगा, ये सब ऑर्डर हो गया या सेंट्रल एक्ट ऑर्डिनेंस, ये सब रूल का जो हिंदी ट्रांसलेशन जो किया जाएगा, ये सब जो है इसको अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा प्रेसिडेंट का। तो ये हो गया ऑथोराइज्ड ट्रांसलेशन एक्ट ऑफ 1973, सेंट्रल लॉ है ये। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्पेशल डायरेक्टिव्स दिया गया है स्टेट्स को। तो अब देखो इसमें जो है स्पेशल डायरेक्टिव्स जो है दो तरीके से दिया गया है। एक तो डायरेक्टिव्स फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टिव दिया गया, और दूसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टिव्स दिया गया स्टेट्स को। स्टेट्स मतलब हो गया सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, और भी लोकल गवर्नमेंट हो गया, ये सब स्टेट के डिफिनीशन में आता है। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहला नंबर आर्टिकल इसमें जो देखते हैं आर्टिकल 350 जो बात करता है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेसल ऑफ ए ग्रीवांसेस। यानी इसमें ये बोला गया है कि कोई अग्रीव्ड पर्सन अगर वो अपना ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए किसी भी लैंग्वेज में वो अपना यानी ग्रीवांसेस को यानी देता है, किसी भी अथॉरिटी के पास जाता है अपना ग्रीवांसेस को लेकर के किसी भी लैंग्वेज में अदर देन दी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज में लेकर के जाता है, तो अथॉरिटी या जो यानी ऑफिसर होगा इस बात का करके यानी डिक्लाइन नहीं करेगा, यानी ग्रीवांसेस को रिड्रेस नहीं करेगा कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज पे नहीं है। यानी किसी भी लैंग्वेज में जा सकते हो आप ग्रीवांसेस को रिड्रेस कराने के लिए किसी भी यानी ऑफिसर के पास। फिर सेकंड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 350 है। इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया था। इसमें क्या किया गया है कि इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, यानी प्राइमरी स्टेज पे जो है मदर टंग में इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करना, इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने का जिम्मा दिया गया है। हर एक स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो है उसको ये एम्पावर किया गया है कि आपको एडिक्वेट फैसिलिटी अवेलेबल कराना है ताकि इंस्ट्रक्शन जो है मदर टंग में प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे प्रोवाइड किया जा सके, जो भी चिल्ड्रन जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसके लिए जो है प्रेसिडेंट कैन इशू नेसेसरी डायरेक्टिव्स फॉर दिस पर्पस, इसके लिए प्रेसिडेंट जो है नेसेसरी डायरेक्टिव्स भी इशू कर सकता है। फिर दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 350B। आर्टिकल 350B में क्या है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है उसको यानी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उससे रिलेटेड मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो एक स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को जब चाहे वो अपॉइंट कर सकती है, और जो यानी सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लोगों को, उसको उसके मैटर्स पे इन्वेस्टिगेट करा सकती है। फिर अब जो नेक्स्ट डायरेक्टिव है वो हिंदी डेवलपमेंट के यानी हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसमें है पहला आर्टिकल है 351। तो इसमें ये ड्यूटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्यूटी इम्पोज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, यानी यूनियन पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, यानी एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि जो है हिंदी लैंग्वेज का स्प्रेड करेगा और डेवलपमेंट किया करा जाएगा हिंदी लैंग्वेज का, सो डैट इट मे बिकम दी लिंगुआ फ्रैंका, ताकि ये लिंगुआ फ्रैंका बन सके। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स कॉमन यूज लैंग्वेज, जिसको कि कोई भी यूज कर सकता है, यानी दो डिफरेंट लैंग्वेज के बीच में कम्युनिकेट करने की, जैसे कि अभी हम लोग इंग्लिश को यूज करते हैं लिंगुआ फ्रैंका। कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, फर्दर द सेंटर is directed to secure the enrichment of हिंदी by assimilating the forms, style and expression। यानी और भी ये बताया गया, सेंटर को ये भी डायरेक्शन दिया गया कि जो एनरिचमेंट है हिंदी का उसको और भी ज़्यादा सिक्योर करना। किस तरीके से, तो फॉर्म जो हो गया यानी डिफरेंट लैंग्वेजेज जो है उसमें जो फॉर्म है उसका फॉर्म जो हो गया, स्टाइल हो गया, एक्सप्रेशन जो हो गया डिफरेंट लैंग्वेजेज का, उसको इसमें इंक्लूड करना है। यूज्ड इन हिंदुस्तानी एंड अदर लैंग्वेजेज स्पेसिफाइड इन 8 शेड्यूल एंड बाय ड्राइंग इट्स वोकैबुलरी, और इसका वोकैबुलरी यानी मीनिंग यानी डिक्शनरी प्रिपेयर करना, प्राइमरीली ऑन संस्कृत एंड सेकेंडरली ऑन लैंग्वेजेज। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में देखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 शेड्यूल में कौन कौन सा लैंग्वेज है और क्या होता है 8 शेड्यूल में लैंग्वेज को
इंसर्ट करने का मतलब, इंक्लूड करने से क्या फ़ायदा होता है। तो 8 शेड्यूल का बात करोगे तो 8 शेड्यूल में लगभग 22 लैंग्वेज है। जब स्टार्टिंग में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी हम बनाया गया था उस समय जो है केवल 14 लैंग्वेज था, लेकिन बाद में जो है और भी ऐड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू, एंड अभी जो प्रेजेंटली है 22 लैंग्वेज है टोटल। अगर आप 8 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका देखोगे तो अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि आर्टिकल 344(1) उसमें 8 शेड्यूल का जिक्र हुआ है और आर्टिकल 351 में 8 शेड्यूल का जिक्र हुआ है। तो 8 शेड्यूल जो है उसका मेन मकसद है कि टू प्रमोट द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एंड फॉर द इनरिचमेंट एंड प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज, और इसका इनरिच करना है लैंग्वेज को, ये उसका स्टाइल, उसका फॉर्म, उसका एक्सप्रेशन को यानी इंक्लूड करते हुए और लैंग्वेज को प्रमोट करना है। 8 शेड्यूल रिकॉग्नाइज डेट इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी ये इससे 8 शेड्यूल ये रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिया क्या है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, क्योंकि उसमें 22 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी यानी ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है कि किस बेसिस पे आप इंक्लूड करोगे या 8 शेड्यूल में, इसके लिए कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए। लेकिन जब जो है नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो अपॉइंट किया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपॉइंट किया जाता है कि नहीं, नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो अपॉइंट किया जाएगा वो रिकमेंड करता है इंक्लूजन ऑफ एनी लैंग्वेज, द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड्स इट थ्रू द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है ये रिकमेंड करती है यूनियन गवर्नमेंट को 8 शेड्यूल में लैंग्वेज को रिकमेंड करने के लिए। नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड इन द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, और ये यानी जो भी सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी को, उससे रिलेटेड ये मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है और उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट को जो है प्रेसिडेंट के पास सबमिट करता है। यानी ये जो नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ये कहीं ना कहीं वही है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अर्लियर इन 2003 सीतकांत मोहापात्रा कमेटी सेटअप किया गया था टू इवॉल्व ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन फॉर इंक्लूजन ऑफ मोर लैंग्वेजेज इन 8 शेड्यूल, यानी एक कमेटी सेटअप किया गया था सीतकांत मोहापात्रा कमेटी, जिसको कि ये डिजाइन करने के लिए बोला गया था कि यानी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए 8 शेड्यूल में लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए। तो कमेटी ने जो है 2004 में ही अपना 2004 में ही अपना रिपोर्ट सौंप दिया, यानी सबमिट कर दिया, जो कि अभी भी कंसिडरेशन स्टेज में ही है। एट प्रेजेंट अगर देखोगे तो लगभग टोटल 8 शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेज है, ओरिजिनली जो था 14 लैंग्वेज था। अब देखोगे कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया, तो सिंधी जो है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ऐड किया गया, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसको 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया, फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इसको ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। तभी प्रेजेंटली देखोगे असमीज हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, डोंगरी भी बोलते हैं इसको, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया जो है पहले इसका नाम स्पेलिंग था ORYA, लेकिन बाद में जो है 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बाद करके इसको ODIA कर दिया गया है। पंजाबी फिर हो गया, संस्कृत हो गया, संथाली हो गया, सिंधी हो गया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब 22 लैंग्वेज है जो कि 8 शेड्यूल में इंक्लूडेड है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग देखोगे तो 2 ऑब्जेक्टिव है रीजनल लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने का। पहला तो हम लोगों ने देखा था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो यानी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वो जो होता है क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, और जो यानी 8 शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज है उसका जो भी मेंबर है यानी उसको इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज को इंक्लूड कर देते हो 8 शेड्यूल में तो उसका मेंबर को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, किस में, उस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। द मेंबर ऑफ दिस लैंग्वेज आर टू बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन दी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। दूसरा जो है फॉर्म हो गया, स्टाइल हो गया, एक्सप्रेशन, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो डायरेक्टिव्स है हिंदी के प्रमोशन के लिए आर्टिकल 351 क्या बोलता है कि जो फॉर्म हो गया, स्टाइल हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, जो भी 8 शेड्यूल में लैंग्वेज मेंशन है उसका फॉर्म, स्टाइल, एक्सप्रेशन को यूज करके हिंदी को एनरिचमेंट के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका फॉर्म, स्टाइल, एक्सप्रेशन को यूज किया जाएगा किसके एनरिचमेंट के लिए, हिंदी लैंग्वेज के एनरिचमेंट के लिए इसमें यूज किया जाएगा। तो ये इसका 2 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब अपन लोग जो देखेंगे तुलु लैंग्वेज की यानी न्यूज़ में था, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कर्नाटका का जो 2 डिस्ट्रिक्ट है ये मेनली तुलु लैंग्वेज कहाँ पे बोला जाता है, तो कर्नाटका का 2 डिस्ट्रिक्ट उडुपी
और दक्षिण कन्नड़, और केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है कोसरगढ़। यानी इस रीजन में जो है, इस रीजन में लगभग जो है तुलु लैंग्वेज बोला जाता है। ये लोग डिमांड कर रहा था कि इसको जो है शेड्यूल 8 में इंक्लूड किया जाए, तो इसी के लिए ये न्यूज में था तुलु लैंग्वेज। तो थोड़ा सा तुलु लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं कि तुलु एक द्रविडियन लैंग्वेज ही है, जो कि मेनली 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट और उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका और कोसरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में बोला जाता है। अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखोगे तो लगभग 18.5 लाख पीपल जो है वो क्या है, तुलु स्पीकिंग पीपल है। यानी लगभग 18 साढ़े 18 लाख के आसपास लोग जो है तुलु लैंग्वेज को बोलते हैं, यानी ह्यूज नंबर। सम स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि सजेस्ट तुलु इज अमंगस्ट द अर्लीस्ट द्रविडियन लैंग्वेज माना जाता है। यानी कुछ स्कॉलर्स ये भी यानी बोलते हैं कि ये जो है लगभग पुराना है, बहुत 2000 ईयर्स ओल्ड है। जैसे रॉबर्ट कैल्डवेल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया है, एक कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन और साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने तुलु को एज वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज बोला है द्रविडियन फैमिली का। अकॉर्डिंग टू द एटलस ऑफ वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर पब्लिश्ड बाय यूनेस्को। तो ये भी याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट कौन पब्लिश करती है, तो एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर कौन पब्लिश करती है, तो यूनेस्को पब्लिश करती है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, तुलु जो है नाउ कंसिडर्ड ए वल्नरेबल लैंग्वेज, इसको कंसिडर किया गया है। फिर इसी तरीके से देखोगे तो तुलु है जो हायर रीच ऑफ ओरल लिटरेचर ट्रेडिशन विथ फोक सॉन्ग। ओरल लिटरेचर इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे फोक सॉन्ग हो गया, जैसे पदन्ना, यानी ये आपको ध्यान में रखना है कि ये एक फोक सॉन्ग है। उसी तरह से ट्रेडिशनल फोक थिएटर हो गया, जिसे यक्षगान एक फोक थिएटर है। फिर तुलु अल्सो हैज एन एक्टिव ट्रेडिशन इन सिनेमा में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है तुलु लैंग्वेज का। फिर तुलु हैज एन एक्टिव ट्रेडिशन, यानी 5 से 7 मूवी जो है यानी तुलु लैंग्वेज में हर एक साल यानी पब्लिश होती है, रिलीज होती है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या स्टेटस। ये हम लोगों ने देख लिया कि 17 जो पार्ट नंबर 17 है उसमें आर्टिकल 343 से 351 डील करता है। फिर ये भी हम लोगों ने देख लिया कि आर्टिकल 345 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि स्टेट का लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट वो एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज जो है एज ऑफिशियल लैंग्वेज यानी चूज कर सकता है अपने लिए, और उसी के अकॉर्डिंग कर्नाटका ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। फिर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब एक है इंटरनेशनल लेवल पे जो यूएलओ प्रोक्लेमेशन जो है यानी एक डॉक्यूमेंट्स है, यूनेस्को का जो है एक डॉक्यूमेंट्स है, जो कि ये पहला इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि सोली जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का बात करता है। यानी फुल्ली ये डेडिकेटेड है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो है इम्पोर्टेंट है इस भी मायने में कि ये जो है सपोर्ट करता है, डॉक्यूमेंट जो है सपोर्ट करता है किसको, यूनाइटेड नेशन का जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंडिजिनस लैंग्वेजेज जो है 2019 में डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेज, उसको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है। इट सेज दैट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हेल्प्स टू इम्प्रूव सोशल इंक्लूजन एंड पार्टनरशिप। यानी ये बोलता है कि प्रोटेक्शन और प्रमोशन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को अगर प्रोटेक्ट करोगे, प्रमोट करोगे, तो ये कहीं ना कहीं सोशल इंक्लूजन और पार्टनरशिप को प्रमोट करता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द जेंडर एंड सोशल इनइक्वलिटी बिटवीन द डिफरेंट नेटिव स्पीकर। यानी ये क्या करता है कि जो डिफरेंट नेटिव स्पीकर है उसमें जो जेंडर और सोशल इनइक्वलिटी है उसको भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। फिर ये जो है यानी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को इनक्रेज करता है कि एक कंसेंसस पे रीच होकर के, यानी एक कंसेंसस पे पहुंचो जिस पे जो है लोग जो है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे वर्क कर सके। यानी लोगों को मिला करके यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है कंसेंसस पे लोगों को पहुंचना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक कंसेंसस पे पहुंचना चाहिए ताकि एक यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके। तो ये यूएलओ प्रोक्लेमेशन किससे रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूनेस्को का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट ऑफ काइंड इस तरह का डॉक्यूमेंट्स है जो कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के प्रमोशन और प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, यूएलओ प्रोक्लेमेशन किससे रिलेटेड है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, लैंग्वेज को अगर इंक्लूड कर देते हैं 8th शेड्यूल में तो क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला तो रिकॉग्निशन इसका मिल जाएगा कि कोई भी एमपी एमएलए जो है अब इस लैंग्वेज में जो है, चाहे स्टेट असेंबली में हो, अगर एमएलए जो है स्टेट असेंबली में और एमपी जो है पार्लियामेंट में, इस लैंग्वेज में वो स्पीक कर सकता है, यानी बोल सकता है, अपना चीज़ों को रख सकता है। फिर सर्टेन स्पेसिफिक प्रिविलेजेज प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे इट बिकम्स ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी जो है ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बन जाएगा। फिर
इफ़ स्पोकन ए स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन इट इज़ कॉल्ड एज रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो, और इसको रीजनल लैंग्वेज भी बोला जाएगा। फिर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि अगर इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ये जो है पॉलिटिकल रिकॉग्निशन देता है लोगों को, ताकि वो अपने लैंग्वेज में बातों को रख सके, यानी डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटी ऑफ द स्टेट, यानी पॉलिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए लैंग्वेज एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे जैसे वोटी ये डिजायर करता है कि इंक्लूजन इन दिस शेड्यूल बिकॉज इट वुड बी रिस्पेक्टिंग द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल इन द इंटायर रीजन ऑफ द हिमालय, यानी वोटी इसलिए डिजायर करता है शेड्यूल 8 में यानी इंक्लूड करने के लिए, ताकि ये पूरा इंटायर हिमालय वाला जो रीजन है उसके लोगों का राइट को प्रोटेक्ट कर सके, विच इज़ स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एंड लिंक्ड विद द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के सिक्योरिटी से भी लिंक्ड है। फिर लिटरेचर और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट हो गया या तो प्राइवेट लिटरेरी बॉडी हो गया, ये क्या करती है कि इसमें अवार्ड यानी देती है, जो भी इसमें जो लिटरेरी वर्क होता है, जो भी इस लैंग्वेज में जो लिटरेरी वर्क प्रोवाइड करती है, यानी जो भी स्कॉलर लिटरेरी वर्क करते हैं इस लैंग्वेज में, उनको क्या किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। फिर इसी तरीके से साहित्य अकेडमी जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करती है इस लैंग्वेज को, और बुक उस पर यानी उस लैंग्वेज में बुक पब्लिश करती है उस लैंग्वेज में, यानी डिफरेंट अब उस लैंग्वेज में कोई बुक है तो उसका ट्रांसलेशन दूसरे लैंग्वेज में होगा। इससे क्या होगा, उसके कल्चर, उसके यानी डिफरेंट चीज़ों, उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में डिफरेंट लोग भी अवेयर होंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के देखोगे तो ये बोलता है देयर विल बी ए मेजर एफर्ट्स फ्रॉम द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन ए लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज टीचर, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों को यानी ये एफर्ट करना चाहिए ताकि लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज टीचर्स को डेवलप किया जा सके इन ऑल रीजनल लैंग्वेज, ताकि सारे रीजनल लैंग्वेज में टीचर्स को डेवलप किया जा सके लार्ज नंबर में, यानी उसको हायर किया जा सके अराउंड द कंट्री एंड इन पर्टिकुलर फॉर ऑल लैंग्वेजेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल, यानी रीजनल लैंग्वेज को और खासकर जो है 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उसको तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। द लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडरटेकन इन द नेशनल बिकम ईजिली एक्सेसिबल टू लैंग्वेज ऑफ दिस शेड्यूल एंड नॉट टू अदर्स, यानी जो शेड्यूल लैंग्वेज में यानी अवेलेबल होता है। अब खुद सोचो कि जो शेड्यूल 8 में जो मेंशन लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, आसानी से लैंग्वेज यानी लैंग्वेज में जो है एजुकेशन आसानी से एक्सेसिबल होता है, जिससे कि आप यूपीएससी का ही एग्ज़ाम ले लो तो यूपीएससी का आप एग्ज़ाम जो है आसानी से आप दे सकते हो उस लैंग्वेज में, आप उसी लैंग्वेज में दे सकते हो एग्ज़ाम जो कि शेड्यूल 8 में मेंशन है लैंग्वेज, उसी में आप देख सकते हो। उसी से कम्पिटिटिव एग्जाम ये ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सिविल सर्विस एग्जाम, इसको आप लिख सकते हो उस लैंग्वेज। फिर जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है, यानी जो विरासत में लैंग्वेज मिला है उसको कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करता है। इट विल लीड टू द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा। कहीं ना कहीं क्या होगा, यूलो जो प्रोक्लेमेशन है उसको कहीं ना कहीं उसके साथ ये सिंक में आएगा इन कंट्री। इट इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। अगर आप नहीं इंक्लूड करते हो तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा 8th शेड्यूल में, तो थ्रेटन द डाइवर्सिटी एंड फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं क्या करेगा, डाइवर्सिटी को यानी मेंटेन करने में, यानी डाइवर्सिटी उसका ख़त्म होने पे कगार पे आ जाएगा और फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचेगा। फिर राइट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर कॉम्प्रोमाइज, जो राइट जो दिया गया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का वो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। नो कॉग्निजेंस ऑफ वेरियस लैंग्वेजेज लिस्ट टू एम्पावरमेंट ऑफ यू एंड इम्पोवरिशिंग एंड मार्जिनलाइजिंग द अदर एक्सक्लूजन, यानी ये नहीं हुआ कि कुछ लैंग्वेज को आप प्रमोट कर रहे हो कुछ लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसी एक को क्या कर रहे हो, इम्पोवराइज कर रहे हो और मार्जिनलाइज कर रहे हो एक्सक्लूड करके। इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल आइडेंटिटीज हैम्पर्ड, जो इंडिविजुअल का पॉलिटिकल राइट जो होता है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा क्योंकि वो अपना राइट को प्रमोट नहीं कर सकेगा। अब फाइनली आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है कि गवर्नमेंट इज कॉन्शियस ऑफ द सेंटिमेंट एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द इंक्लूजन ऑफ अदर लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, यानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के कॉन्शियस है, यानी सेंटिमेंट और रिक्वायरमेंट जो है इंक्लूजन का लेकर के कहीं ना कहीं कॉन्शियस है कि 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने का, एंड एग्जामिन्स द रिक्वेस्ट कीपिंग इन माइंड द सेंटिमेंट्स एंड अदर कंसिडरेशन सच एज एवोल्यूशन ऑफ डायलेक्ट्स इनटू द लैंग्वेज, यानी ये सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर के कॉन्शियस है। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ लैंग्वेज, ए ब्रॉड माइंडेड एंड इंक्लूसिव पॉलिसी ऑफ इंकरेजिंग द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेज एज वेल एज इंग्लिश इज द वे अहेड, यानी सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि एक ब्रॉड माइंडेड और इंक्लूसिव पॉलिसी होना चाहिए जिसमें सारे लैंग्वेज को इंक्लूड किया जा सके और साथ ही साथ इंग्लिश को भी यूज किया जा सके, वो सबसे अच्छा तरीका होगा। गिविंग ऑल द मेजर्स लैंग्वेजेज स्पोकन इन दी इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी जो भी इंडिया में लैंग्वेज स्पीक किया जा रहा है बोला जा रहा है उसको इक्वलिटी स्टेटस दिया जाए, इक्वल स्टेटस देना चाहिए। विल
विल इंश्योर दैट देयर विल बी नो अनहेल्दी सेंटिमेंट अगेंस्ट दी एनी लैंग्वेज, यानी ताकि कोई अनहेल्दी सेंटिमेंट उभर करके नहीं आए किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड। द इशू ऑफ एनी वन लैंग्वेज कम्युनिटी होल्डिंग लिंग्विस्टिक एडवांटेज ओवर दी अदर्स नीड टू बी एड्रेस्ड। अगर किसी भी एक लैंग्वेज कम्युनिटी जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है दूसरे लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के कंपैरिजन में, तो उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो भी था, यानी ये इशू जो था वो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई भी लगता है सजेशन तो आप नीचे सजेस्ट भी कर सकते हो कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने का करना चाहिए। और इसका PDF तो आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी भी सब्जेक्ट आप पैरेलली रन कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इन्वायरमेंट पे लेक्चर आ रहे हैं, और भी मैं लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ, जैसे कि UPPCS या BPSC पे भी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, और उसके स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होगा उस पर मैं वीडियो लाने जा रहा हूँ। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।